हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बात को साबित कर देते हैं कि वाकई में प्यार अंधा होता है। टीनेज का जो प्यार होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उस टाइम पर बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको ये मान लो ऑलमोस्ट गायब कर देते हैं। उस टाइम पर इंसान कॉन्सिक्वेंसेस यानी बाद में क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचता है, और जो स्टेप उसे लेना है वो स्टेप वो ले लेता है, और इसकी वजह से कई बार उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली की कच्ची बस्तियों में रहने वाली उर्मिला के साथ। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही पुरानी बस्ती की टीन के छतों पर गिरती थी, वैसे ही एक और दिन शुरू हो जाता था। एक ऐसा दिन जो रोजमर्रा की मेहनत और जीने की जद्दोजहद से भरा होता था। इन्हीं इसी बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में उर्मिला रहती थी, जिसकी उम्र करीबन 16 साल थी, और जिंदगी के संघर्षों में लड़ते लड़ते वो कुछ जल्दी ही परिपक्व हो चुकी थी। उसकी माँ शारदा सालों से अमीर कॉलोनी के एक बंगले में बाई का काम करती थी, और उर्मिला पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर कुछ कमाने लगी थी। जहां पर ये लोग रहते थे वहां के मैक्सिमम लोग पास में बने अपार्टमेंट्स और दूसरे लोगों के यहाँ पर डेली वेज वर्कर्स थे, यानी कुछ ऑटो चलाया करते थे, कुछ मजदूर थे, कुछ जो लेडीज वगैरह थी वो बाइयों का काम किया करती थी। उर्मिला की आंखों में भी कुछ सपने थे, छोटे लेकिन अपने। वो सुंदर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी मुस्कान जो थी वो मन मोह लेने वाली थी। वो मुस्कान जिसमें पूरी दुनिया की मासूमियत थी। मस्त अब इस एज के अंदर जब आप सुंदर भी हैं, करीबन आपकी टीनेज आ चुकी है, तो बहुत से लड़के होते हैं जो इन लड़कियों पर नजर रखते हैं, और ऐसे ही बस्ती में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो उर्मिला पर नजर रखते थे। लेकिन उर्मिला को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने काम, पढ़ाई और माँ की देखभाल में ही व्यस्त रहती थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी सादगी ही उसका आकर्षण बन जाएगी और उसका शिकार भी। जहां उर्मिला रहती थी उसी के पास वाली गली में एक लड़का रहता था, आकाश। उसी का हम उम्र, थोड़ा शरारती और थोड़ा जज्बाती। और उसके साथ हमेशा रहते थे उसके दो दोस्त, रोहित और लविश। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर जगह पर साथ जाया करते थे, साथ घूमा करते थे। जब पहली बार उर्मिला आकाश से मिली तो उसे वो सिर्फ एक मिलनसार लड़का लगा जो शायद बातें ज्यादा किया करता था। लेकिन धीरे धीरे वो रोजाना मिलने लगे, और उनकी जो दूर की पहचान थी वो अब नजदीकी में बदलने लगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर लौटते वक्त वो कई बार आकाश से मिलने लगी। कभी चाय की टपरी पर थोड़ी थोड़ी बातें होती, कभी घर की गली के बाहर, तो कभी रास्ते में। इनके कॉलोनी के जस्ट पास में से एक नाला गुजर रहा था, जिसमें पानी तो नहीं बहता था, बस गंदगी और कीचड़ ही था। तो कहीं कहीं पर वो गंदगी जमा होती थी, लेकिन बाकी जगह पर पत्थर थे जिनसे लोगों ने मतलब एक साइड से कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी क्रॉस करने का रास्ता भी बना रखा था। और उसी नाले के अंदर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिनके ओट में आप बैठ सकते हो। और धीरे धीरे उस नाले के पास जो चट्टानें थी, जहां कोई आता जाता नहीं था, वहां पर भी आकाश और उर्मिला बैठकर टाइम स्पेंड करने लगे। ये टाइम स्पेंड करने से उर्मिला को अब समझ में आने लगा था कि उसकी आकाश से दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही। आकाश का भी यही हाल था, या शायद उसने अपना हाल ऐसा दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने मिलने का समय फिक्स कर लिया था, और अलग अलग जगहों पर ही मिला करते थे। मैंने आपको बताया, शाम को कभी बस्ती के बाहर वाले मैदान में, कभी दुकान के बहाने मतलब सामान लेने, कभी पढ़ाई के बहाने, कभी उस नाले में चट्टानों के यहाँ। और इस तरह से 6 महीने गुजरे, और उर्मिला जो थी वो आकाश की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी, और वो आकाश से प्यार करने लगी थी। आकाश के साथ साथ रोहित और लविश भी आ जाते थे कई बार, और वो उर्मिला के साथ मजाक करते, हंसते, और फिर वहां से निकल जाया करते थे। और फिर आई नवरात्रि की रात। नवरात्रि के 9 दिन बस्ती के लिए त्योहार से कहीं बढ़कर होते थे। डांडिया का फंक्शन होता था, पूरी बस्ती सजाई जाती थी, और हर रात
ये लोग डांडिया खेला करते थे। उस रात उर्मिला भी सजी धजी आई थी, पीली चुन्नी, गुलाबी सलवार और बालों में गजरा। उस रात आकाश ने उर्मिला को देखा और उसे धीरे से बुलाया, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। उर्मिला थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी और उससे कहती है, ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, फिर चलते हैं। डांडिया के फंक्शन से बाहर निकलकर दोनों बस्ती के पीछे वाले नाले के पास उसी चट्टान के वहां पहुंचे जहां पर वो दोनों मिला करते थे। आज पूरी बस्ती जश्न में मशगूल थी और नाले में बिल्कुल सन्नाटा था, वहां पर कोई भी नहीं था। चट्टानों के पीछे वहां एक शांत अंधेरा कोना जहां पर अंधेरा था, मगर उर्मिला को आकाश के ऊपर पूरा भरोसा था कि आकाश उसके साथ है, तो उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों वहां जाकर बैठ गए पास पास। कुछ पल की बातों के बाद आकाश ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं उर्मिला। उर्मिला मुस्कुराई और मैं भी। और फिर उस प्यार की झलक में ये दोनों एक दूसरे के अंदर खो गए। उन्हें आज किसी का भी डर नहीं था कि कोई उन्हें देख लेगा। अभी कुछ लम्हे, कुछ पल बीते ही थे कि अचानक से झाड़ियों के अंदर एक सरसराहट होती है और फिर इनके कानों में एक आवाज आती है, ओहो, क्या सीन चल रहा है। उर्मिला घूमकर देखा तो सामने रोहित और लविश उस झाड़ी से निकलकर आए। उर्मिला घबरा गई और जल्दी से उठी, बोलती, ये क्या मजाक है। वो आकाश की तरफ देखती है तो आकाश भी उसकी तरफ देखता और मुस्कुराकर बोलता है, मजाक नहीं, ये तो प्लान था। उर्मिला की आंखों में जैसे दुनिया भर का अंधेरा उतरा, उसका शरीर कांपने लगा था। वो कहती है, आकाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आकाश अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है, फिर उर्मिला की तरफ देखता और मुस्कुरा कर बोलता है, लेकिन मैंने तो कर दिया। और फिर वो तीनों हंसने लगे और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तीनों ने मिलकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा, जानवरों से भी बदतर हालात में उसे छोड़ दिया। और जब होश ठिकाने आया, डर से, पकड़े जाने के डर से, तीनों ने मिलकर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद तीनों दोस्तों ने अपने कपड़े वगैरह बदले और वापस नाचते कूदते डांडिया मैदान में पहुंचे। वही हंसी, वही ढोल, वही म्यूजिक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और जब उर्मिला घर नहीं पहुंची तो मां ने सबसे पूछा, बस्ती के हर कोने में ढूंढा गया। वो तीनों लड़के, वो भी सब लोगों के साथ मदद में जुटे हुए थे और हर जगह उर्मिला को ढूंढ रहे थे। आंखों में चिंता, चेहरों पर बनावटी दुख। लेकिन जैसे ही पुलिस आई, तीनों के तीनों गायब हो गए। पुलिस ने भी हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उर्मिला नहीं मिली। लेकिन अगली सुबह उर्मिला की लाश मिली, वहीं उन झाड़ियों में, पत्थर से कुचली हुई, कपड़े अस्त व्यस्त। हर कोई देखकर बिल्कुल सन्न था, क्योंकि पहली बार बस्ती में ऐसा कुछ हुआ था। उर्मिला की मां, जिसकी एक अकेली बेटी थी, वो उसका सहारा थी, वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। खैर, जैसे तैसे करके पुलिस उसको लेकर गई, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद बॉडी आई, उसका अंतिम संस्कार हुआ। ये सब होने के बाद करीबन 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसकी मां अब भी जब देखो तब उर्मिला को याद करके रो दिया करती थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन 1 महीने के बाद इस बस्ती के लोगों को अजीब अजीब एहसास होने लगे। रात को गलियों में कंगन खनकने की आवाज आती। कभी रात को ऐसा लगता कि कोई पायल पहनकर गलियों के अंदर घूम रहा है। लेकिन लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वो तीनों लड़के अब भी खुले घूम रहे थे, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल तो रही थी, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। खैर, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। वो लड़के भी आजाद थे, उन्हें लग रहा था कि सब मामला सेट हो गया है। वो नाला जो मैंने आपको बताया, वो नाला कई औरतों के आने जाने का रास्ता था, और अब भी वहां से जो काम करने औरतें जाया करती थी, वो उसी नाले के थ्रू होकर जाया करती थी। लेकिन वहां पर कई लोग अब ये कहते थे कि शाम के बाद वहां से मत गुजरना, क्योंकि वहां पर डर रहता है, आवाजें आती है किसी के चलने फिरने की। लेकिन पापी पेट, रोजी रोटी के आगे हर डर छोटा लगता है।
एक शाम की बात है, रीना जो कॉलोनी के घर में काम करती थी, मतलब कहीं और दूसरी कॉलोनी में काम करने जाती थी और किसी वजह से उसे आने में देर हो गई। रोजाना तो वो बाकी औरतों के साथ टाइम पर आ जाया करती थी, लेकिन आज करीबन 8 उसे वहीं अपने जिस घर पे काम करती थी वहां बज चुके थे। वो वापस लौट रही थी और उस टाइम वो अपने पीरियड्स में थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जिस रास्ते से वो आ रही थी उस नाले के रास्ते पर कोई और नहीं था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वो उसने आधा नाला ही क्रॉस किया होगा कि तभी उसे अपने कानों में पायल की हल्की सी झनकार सुनाई दी। उसने मुड़ के देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन एक अकेली लड़की को डरा देने के लिए ये आवाज काफी थी। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने जैसे अगला कदम उठाया, उसे अपने पीछे एक भारी प्रेजेंस का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। रीना बुरी तरह से घबरा गई। उसने पहले अपने कदम तेज किए और फिर वो सरपट दौड़ पड़ी। घर पहुंचते दरवाजा धड़ाम से बंद किया और रोती अपनी माँ के पास जहां पहुंची और बोलती, माँ माँ, वो नाले में कोई था। उसकी माँ चौंक कर उससे पूछती है, कौन था बेटा, किसी ने कुछ कहा? रीना की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। नहीं नहीं, बस मुझे पायल की आवाज आई और फिर ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो, बहुत भारी। उसकी माँ ने उसको पानी पिलाते हुए कहा, अरे डर मत बेटा, तू घबरा गई, तेरे मन में वहम हो गया है, शायद हवा की आवाज थी। किसके साथ आई थी तू? तो कहती, माँ मैं तो अकेली आई थी। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा हो सकता है लोगों की बातों की वजह से तुझे वहम हो गया हो, क्योंकि तू अकेली आई थी। और सुन, दोबारा से कभी उस रास्ते से अकेले मत आना। रीना ने सिर तो हिलाया, पर उसके दिमाग में पायल की वो आवाज अब भी गूंज रही थी। रात को सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रीना अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि एकदम से वो कांप उठी। उसके चेहरे की मसल्स एकदम से टाइट हो गए, उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बहुत तेज खतरनाक सी आवाज के अंदर वो चीखने लगी, एक फटी हुई आवाज में। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़कर बोलती, रीना क्या हुआ तुझे, क्या हुआ बेटा? इधर रीना चीख रही थी, रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे क्यों मारा, मैंने क्या गलती की थी, क्यों मारा मुझे? ये शब्द रीना के थे, लेकिन आवाज किसी और की थी, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसकी माँ ने उसे पकड़कर गले लगाया, पर रीना बेकाबू हो गई। उसने छटक के अपनी माँ को दूर कर दिया और कमरे की चीजें इधर उधर गिराने लगी, दीवार पर हाथ पटकने लगी और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। पड़ोस में रहने वाला तरुण दौड़ के अंदर आया और रीना को संभालने के लिए, जैसे ही उसने उसको पकड़ने के लिए उसका हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ने के लिए उसने तरुण का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। और तरुण के मुंह से निकली बहुत तेज चीख। वो दर्द से छटपटा रहा था। तरुण जो कि अच्छा खासा हेल्दी था, रीना जैसी लड़की को तो शायद वो अपने एक हाथ से उठा दे, वो पतली सी लड़की ने तरुण का हाथ मरोड़ रखा था और वो दर्द में छटपटा रहा था। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि रीना के आसपास भी फटके। जैसे तैसे रीना ने एकदम से हाथ उसका छोड़ा। तरुण अपने हाथ को पकड़कर सीधा गेट के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और बहुत तेज उसको दर्द हो रहा था। इस हो हल्ले में जो आकाश था, उसके माँ बाप भी वहीं आ गए। उनके चेहरे पर सवाल था कि अब क्या हो रहा है इस गली में। फिर रीना अचानक से शांत हुई, उसकी सांसें बैलेंस हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि किसी और की ठंडी स्थिरता थी। उसकी आंख छत के एक तरफ अटक गई। वो धीरे से बोली, पहचाना नहीं मुझे? मैं उर्मिला हूं। ये सुनते ही बिल्कुल सन्नाटा छा गया। आगे उसने कहा, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी जान ली, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर से शब्द रीना के थे, लेकिन आवाज किसी और की, गहरी, दर्द भरी, लेकिन अटल। रीना की मां रोती रही, लोग चुपचाप खड़े रहे और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। और फिर इतना बोलकर रीना एक बार पूरा दम लगा के और चीखी और फिर एकदम से बेहोश हो गई। ये रात पूरी बस्ती के लिए बहुत अजीब सी थी।
सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे लड़की के ऊपर कुछ चढ़ गया है, कुछ ने कहा ये वही उर्मिला है। सुबह जब रीना उठी तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे रात की सारी बातें कोई सपना हो। लेकिन उसकी आंखें अब बदल चुकी थी, उनमें गहराई थी और एक अनकहा डर भी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस रात के बाद बस्ती में किसी की भी हिम्मत नहीं थी रात के टाइम पर उस नाले के पास कदम रखने की। वे कहा जाने लगा कि हर रात वहां पर पायल की आवाज आती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे उर्मिला की प्रेजेंस महसूस होती है। अब जब ये बात उन तीनों को पता लगी तो तीनों घबरा गए। उन्हें अपना भांडा फूटने का और साथ ही साथ उर्मिला की आत्मा से डर लगने लगा था। आकाश अगले कुछ दिनों तक चैन से सो नहीं पाया। जब से रीना के साथ वो हुआ, उसे भी बार बार अलग अलग और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। उसके कमरे में रात को पायल की आवाज गूंजा करती थी, धीरे धीरे चलने की, फिर रुकने की। उसके कमरे की खिड़कियां बंद रहती, लेकिन फिर भी उसके पर्दे अपने आप हिलते रहते, जैसे कोई वहां से चल कर गया हो। ना सिर्फ आकाश, उधर रोहित, वो भी अपने घर से कम बाहर निकलता था। उसकी माँ कहती, बेटा आजकल तू बंद ही रहता है, बाहर क्यों नहीं जाता? तो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि ये बात सिर्फ उसको पता थी कि उसकी बाइक रात को अपने आप स्टार्ट हो जाती थी। उसका कुत्ता, जो पहले उसके लिए बहुत वफादार था, अब उसके पास आते ही वो गुर्राने लगता था। एक दिन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वो अपनी बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और गाने सुन रहा था कि तभी उसे अपनी बाइक के शीशे में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। उसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन इधर लवीश की हालत सबसे अजीब थी। वो हर वक्त मंदिर के पास बैठा रहता। उसे देखकर लोग कहने लगे, लगता है इस पर भी रीना का साया आ गया है। पर वो कुछ भी नहीं बोलता था। बस जब वो रात को सोता था तो उसे अपने कानों में अजीब सी आवाज सुनाई आती थी, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती थी। लेकिन एक रात उसके कानों में आवाज आई, क्यों किया तुमने ऐसा? वो घबरा कर उठा। उसके कमरे में कोई नहीं था, बस खिड़की उसके कमरे की खुली हुई थी और कमरे में एक अलग तरह की स्मेल थी। अब रीना और इन तीनों की हालत जो थी वो बस्ती में चर्चा बन चुकी थी, क्योंकि जो भी कुछ इनके साथ होता था ये अपने किसी न किसी दोस्त से शेयर किया करते थे। लेकिन इन दिनों फिर से रीना अजीब सी होने लगी। कभी कभी वो अचानक रुककर किसी खाली जगह को देखती, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक दिन आकाश जब पैदल चल रहा था तो अचानक से रीना ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, आज तू अकेला घूम रहा है? अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा है तू? कहाँ गए वो दोनों? रीना धीरे से मुस्कुराई इस बात से, लेकिन इस मुस्कान में उर्मिला की छाप थी। उसके आगे वो बोली, बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा कि कौन कहां कहां खड़ा था। उसकी बात सुनकर आकाश एकदम सकपक आ गया और बोलता कि पागल हो गई कि तू, भाग यहां से। और इतना बोलकर वो अपने रास्ते में चला गया। ये बात से अब आकाश को और डर लगने लगा था और उसने अपने दोनों दोस्तों को भी ये बात बताई, तो वो दोनों भी ये बात सुनकर घबरा गए। अब जब बस्ती में इतना कुछ होने लगा तो ये लोग एक ओझा को ढूंढ कर लेकर आए और उससे कहा बस्ती को बांधने को। तो वो आया, उसने कुछ मंत्र पढ़े, बस्ती के चारों कोनों पर धूप जलाकर उसने कीलें गाड़ दी और कहा कि अब ये रास्ता उसके लिए बंद हो गया है। अब कोई भी ताकत, कोई भी बुरी ताकत इस सीमा को लांघकर बस्ती के अंदर नहीं आ सकती है। ओझा की बात सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली, पर उन तीनों लड़कों के चेहरे पर अभी भी राहत नहीं थी। तीनों ने मिलकर फैसला लिया कि वो इस डर को खत्म करेंगे और उसका एक ही तरीका है। 2-3 दिन उन्होंने इंतजार किया और वाकई में उस ओझा ने वो जो सीमा बनाई थी वो काम कर गई। अब बस्ती के अंदर अजीब अजीब सी चीजें होना बंद हो गई थी। उसकी ट्रिक काम करते हुए देखकर इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम उसी ओझा को अपने साथ ले चलते हैं और उसी जगह पर चलकर उसकी आत्मा को पकड़वा देते हैं या फिर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब उसकी आत्मा ही नहीं रहेगी तो फिर ये राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा। तीनों को प्लान ठीक लगा। वो तीनों रात को ओझा के पास गए और बोले कि आप हमारे साथ चलो,
हम आपको वहां ले चलते हैं जहां पर उर्मिला की लाश मिली थी, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है। उसे आप हमेशा के लिए बंद कर दो, वरना बस्ती में डर बना रहेगा। और इसके लिए हमने बस्ती वालों से पैसे भी इकट्ठे किए हैं। हम आपको 10,000 रुपए इस काम के देंगे। ओझा को लगा कि उसके दो काम यहां पर हो रहे हैं। एक तो उसे पैसे मिल रहे हैं, और दूसरा तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे एक आत्मा पकड़ने को भी मिल रही है, जिसे हो सकता है वो अपने काम में ले सके। हु नोस। वो तीनों और वो ओझा मिलकर नाले के पास उसी जगह पहुंचे जहां उस रात आकाश और उर्मिला मिले थे, उसी चट्टान के पीछे। वहां उस ओझा ने एक दीपक जलाया और अपने कुछ मंत्र तंत्र पढ़ना शुरू किए। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, यहां तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर आकाश बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो बस्ती में नहीं है तो फिर यहीं कहीं होनी चाहिए। और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ओझा का दीपक बुझ गया। वो घबरा गया और बोला, क्या हुआ था यहां? वो तीनों कुछ बोल पाते, इतने में ही एक चीख गूंजी, और उस चीख के साथ ही ओझा उठकर वहां से 9 तो 11 हो गया। उसको भागता देख के तीनों भी भागने लगे, और हर बड़ाहट में लवीश ठोकर खा के नीचे गिर गया, और सब उसको छोड़कर भाग गए। अब उन दोनों दोस्तों में हिम्मत नहीं थी कि वापस वो उस नाले के अंदर जाए, लेकिन उनका दोस्त वहीं था। उन्होंने जल्दी से जाकर सारी बात अपने और लविश के घर में बताई, तो 15-20 लोग मिलकर उसे ढूंढने उस नाले में गए। वहां जाकर उन लोगों ने देखा, नाले के पास लविश बेहोश पड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, शरीर जो था उसका बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, और चेहरा वजह डर से जमा हुआ हो। कोई घाव नहीं, कुछ नहीं। सब लोग लविश को उठाकर लाए और उसे होश में लाया गया। जैसे वो होश में आया, वो बुरी तरह से पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। वो मार डालेगी, वो मार डालेगी, वो मार डालेगी। जैसे तैसे शांत करके उसे सुलाया गया, और अगली सुबह होते ही जब तक आकाश उठा, तब तक उसके दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें आकाश के ऊपर पुलिस का शक आया, क्योंकि कॉल डिटेल और लोगों से पूछताछ में ये पता चला कि उर्मिला को लास्ट में आकाश के साथ देखा गया था, और आकाश के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। तो पुलिस शक के आधार पर पहले आकाश को उठा के ले गई, और फिर उसके बाकी दोनों दोस्तों को भी, और इनसे पूछताछ की गई। और जब तक कोर्ट में केस फाइनल नहीं होता, इन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद एक दूसरे बड़े ओझा को बुलाया गया, और उर्मिला की आत्मा को उसी नाले के अंदर बांध दिया गया। और उन तीनों लड़कों को उनके घर वालों ने कुछ ताबीज वगैरह पहना दिए, जिससे वो इनके आसपास ना आ पाए। कुछ दिनों बाद उर्मिला की मां ने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया, और वो तीनों भी केस खारिज होने की वजह से बरी हो गए। उनके ऊपर जो इल्जाम था वो सिद्ध नहीं हो पाया, वो सिर्फ शक में थे। उर्मिला की प्रेजेंस आज भी लोगों को वहां पर फील होती है, और नवरात्रों के टाइम पर ये और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। वहां के लोग कहते हैं कि वो आज भी इंतजार कर रही है कि एक बार वो तीनों लड़के उस नाले में उसी जगह पर वापस आ जाए। लेकिन उन लोगों को ने इतना तामझाम, इतनी चीजें वो कर ली, और नाले के आसपास तो वो फटकते भी नहीं है, और शायद अब वो लोग उस बस्ती से वहां पर जा भी चुके हैं, और उर्मिला वहीं की वहीं बंधी हुई है। ये कहानी अब भी कई सवाल छोड़कर गई है कि क्या उर्मिला इंतजार कर रही है अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का, और एक बार फिर से मुक्त होने का? क्या उर्मिला को न्याय मिल पाएगा? और आखिर क्यों उर्मिला की मदर ने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया? वहां के लोग कहते हैं कि उन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा था, और उन्होंने उर्मिला की मां का मुंह पैसे देकर बंद कर दिया। हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ और चल रहा है वो बहुत गलत है। ऐसे ही इस तरह के लोगों का साहस बढ़ता है जब लोग और सिस्टम में होने वाले तरीके उनको यूज करके साम दाम दंड भेद से ऐसे लोग फ्री हो जाते हैं। तो लगता है
कि इस तरह का जुर्म करना आसान है और दोबारा भी वो इस तरह का स्टेप वापस उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।